हेलो बच्चों। कल हमने अपने जो चैप्टर था न्यू स्पाइसेस, उसके अंदर हमने अदरक के बारे में पढ़ा था कि अदरक जो होती है वो किस तरह से ग्रो करती है। उसके बाद आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हल्दी के बारे में। तो स्पाइसेस जो चैप्टर है वो हमने कवर किया था और उसके बाद में हमने देखा था कि जो अदरक है उसकी बॉटनिकल कैरेक्टर कैसे होते हैं, क्या वो सब है। और मैंने कहा था कि इस जो चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट स्पाइसेस है उन्हीं को ही कवर करेंगे, सारी स्पाइसेस कवर नहीं करेंगे, जो अपने कोर्स में है उनको कवर करेंगे। तो जिंजर के बाद जो नेक्स्ट है वो टर्मरिक है। टर्मरिक मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कोरोना जो अभी जो महामारी आई, पेंडेमिक महामारी आई, आप सबको पता होगा। पेंडेमिक मतलब जो पूरे विश्व में फैली हुई है महामारी, तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। तो उसमें ये टर्मरिक जो हल्दी स्पाइसेस है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। मतलब इवन जो भी पेशेंट थे उनको 2 बार सुबह शाम हल्दी के साथ दूध देने से उनमें बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी हुई। तो टर्मरिक जो है, इसके अंदर हम टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे, ये क्यूमिन है, जीरा के बारे में पढ़ेंगे, और क्लोव जो ये लौंग का है, ठीक है ना, लौंग के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 स्पाइसेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले है टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है उसका बॉटनिकल नेम होता है कुरकुमा लौंगा, और जो उसका देसी नाम है हल्दी, आप सब जानते हैं। फैमिली जो है इसकी जिंजीबरेसी है, जो अदरक में थी। और इसका भी उपयोगी जो पादप भाग है वो राइजोम है, प्रकंद है, जो तने मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। उसके बाद इसकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में हल्दी का जो उपयोग है वो बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, आयुर्वेद में हर रूप से। और जो मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो हल्दी का इंडिया ही है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो वो तेलंगाना है। 295,000 मैट्रिक टन जो है वो ये करता है। उसके बाद महाराष्ट्र और का नाम आता है। उसके बाद में इसका जो बॉटनिकल कैरेक्टर है, तो हल्दी का जो प्लांट होता है वो एक हर्ब होता है। लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और अंडरग्राउंड जो राइजोम है, जो भूरी और छोटी छोटी जो शल की स्केली टाइप की लीव्स होती है छोटी सी, उनके ढका रहता है। और इसकी जो मेन बाहर की और पत्तियां होती है वो आकार में बड़ी होती है। आधारी भाग पे जुड़कर वो स्तंभनुमा स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक टाइप का होता है, उस पर येलो रंग के फूल होते हैं। और फ्रूट जो है वो कम डेवलप्ड होता है और कैप्सूल टाइप का होता है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की। तो मैंने जैसे बताया कि जिंजर है, जितने भी जो ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड होते हैं उसमें जो हम उसका राइजोम जो पार्ट है वो यूज़ करते हैं खाने में, तो उनको मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल यानी कि नम और उष्ण जलवायु जो है, क्लाइमेट है, वो उनको चाहिए। और इनके लिए एलुवियल यानी कि जो जल के द्वारा बहा के लाई गई जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ जो दुमट मिट्टी होती है वो इसके लिए बहुत ही बेस्ट रहती है। उसके बाद कल्टीवेशन की बात करें तो हल्दी का जो कल्टीवेशन या संवर्धन जो होता है वो कंद यानी कि राइजोम के द्वारा ही होता है। लगभग इसकी बुआई हम अप्रैल और मई में करते हैं। दिसंबर जनवरी तक ये फसल तैयार हो जाती है। और जब प्रकंद पक जाते हैं तो पत्तियां अपने आप पता देती है, क्योंकि पत्तियां उस टाइम पीली पड़ जाती है, येलोइश कलर हो जाता है। तो पौधों को जब जमीन से उखाड़ देते हैं तो मुख्य जो प्रकंद है और अंगुलीनुमा जो शाखाएं उसको अलग कर दिया जाता है। कई बार क्या किया जाता है कि हल्दी में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए और हल्दी का रंग पीला रखने के लिए उसको प्रकंद को यानी कि उसके राइजोम को एक बड़े से बर्तन में पानी डाल के उबाला जाता है। उसमें विशेष जो भी उसका जो एल्कोलॉइड होता है वो एक्टिव हो जाता है, उसका स्वाद विशेष होने लग जाता है उस राइजोम का। और 10 से 15 दिन बाद इसको फिर सुखा दिया जाता है और एक ड्रम में इसकी अलग से इसको कलेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका कल्टीवेशन होता है। इसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल होता है, जो इसकी खुशबू होती है, वाष्पशील तेल, तो वो टर्मिरोन्स होता है। इसका जो पीला रंग है वो कुर्क्यूमिन की वजह से होता है, येलो कलर बिकॉज ऑफ कुर्क्यूमिन एल्कलॉइड। और हल्दी में जो सुगंध होती है, तेल, सुगंधित तेल जो है, इनके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है 69.4। और अभी सर्दियों में तो हल्दी बहुत से लोग पसंद करते हैं। स्पेशल जो वेजिटेबल होती है वो हल्दी मानी जाती है। और जो गर्म, शरीर को गर्म भी रखती है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, 6.3% होता है। और वसा जो है वो 5.1% होती है। तो मतलब एक पूरा पैकेज कह सकते हैं न्यूट्रिशंस का जो हल्दी है वो। उसके बाद यूजेस जो है, इसके कई सारे यूजेस हैं। मेनली तो ये एज अ फूड काम आता है, एज अ स्पाइसेस काम आता है, सब्जियां, अचार, कई सारी चीज़ें ऐसी बनती है, पनीर, मक्खन, और कई सारे जो नेचुरल कलर लाने के लिए हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हल्दी को हमारे यहाँ पे जो पवित्र माना जाता है, जैसे कुमकुम और है, वो सब भी हल्दी से बने के तैयार होते हैं। कुमकुम का मतलब इंडियन कल्चर में कोई भी काम जो है वो बिना कुमकुम के स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी न्यू काम। उसके बाद में इसकी जो त्वचा होती है उसमें निखार के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। और मेडिसिनल यूज़ भी बहुत है, जैसे मैंने बताया कि कोरोना में इसने कई ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ निभाया है। हल्दी ने, हल्दी के चूर्ण को जो दूध के साथ पीने से तो कफ और खांसी में रिलीफ मिलता है। प्लस इसका एंटीसेप्टिक गुण बहुत ज़्यादा होता है।
और ये जो डायबिटिक प्रॉब्लम है जिन लोगों को, उनके लिए भी हल्दी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वो आंवला और मेथी दाने के साथ बराबर लेते हैं तो डायबिटीज़ लगभग दूर हो जाती है। तो इस तरह से ये हल्दी जो है वो एक पूरा पैकेज है और स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है और सबसे यूज़फुल, सबसे ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ जो है वो इसी स्पाइसेस का है। उसके बाद में हम लेंगे क्लोव, लौंग। लौंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है जो मेडिसिनल यूज़, जो एंटीसेप्टिक है, सॉरी एंटीसेप्टिक नहीं, एंटी मतलब बैक्टीरियल कह सकते हैं। तो लौंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बॉटनिकल नेम है सीजियम एरोमेटिक और देसी नाम जो है लौंग है, कहीं लबंग भी कहा जाता है। फैमिली जो है इसकी मिर्टेसी है और इसके अंदर फ्लावर की जो बड होती है, कलिकाएँ होती है, जब पूरा फूल नहीं खिला रहता है तो उसकी जो छोटी छोटी कलिकाएँ होती है उसी को ही तोड़कर सुखा लिया जाता है। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चीनी लोग जो है उनको सबसे पहले इसके बारे में पता चला था लगभग 300 BC में, और इंडिया में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके द्वारा 1800 AD में लाया गया था। और मेडागास्कर इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहाँ ऊपर मैंने इंडोनेशिया लिखा है, नीचे मेडागास्कर है। और मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो वो तमिलनाडु है क्लोव के लिए। फिर उसके बाद बॉटनिकल कैरेक्टर जो है, ये एक सदाबहार वृक्ष होता है, एवरग्रीन ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, लगभग 12 से 15 मीटर इसकी हाइट होती है। और इसके अंदर जो लीव्स हैं वो ग्रैन्युलर यानी कि ग्रंथिल टाइप की होती है। और पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो यौगिक कंपाउंड पेनिकुलेट साइम टाइप का होता है। और बाह्यदल पुंज जो है वो, और बाह्यदल पत्र जो सब मतलब कैलिक्स और कोरोला जो है वो मिलकर कैलिक्स ट्यूब बनाते हैं। और गाइनोशियम यानी कि जायांग जो है वो इन्फीरियर होता है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टर्म यूज़ कर रही हूँ ताकि दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना है। मैंने जितने भी नोट्स बनाए कोशिश की है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को उसमें बेनिफिट हो और होपफुली आपको बेनिफिट करता होगा। उसके बाद में इसमें गाइनोशियम जो है इन्फीरियर टाइप का होता है और बाह्य दल जो है वो नलिका में बंद रहते हैं, कैलिक्स ट्यूब में बंद रहते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो इसके लिए भी नम और उष्ण जलवायु जो है, ज़्यादातर स्पाइसेस जो है उनको नम और उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल और वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है। और इस क्लोव के लिए ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है। तो नम समुद्र तटीय जलवायु इसके लिए बेस्ट रहती है, लगभग 16 to 38 डिग्री टेम्परेचर। और अगर एवरेज हम देखें तो उसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और इसके लिए वार्षिक वर्षा जो है वो 200 से 250 सेंटीमीटर या फिर कई बार 150 से 250 सेंटीमीटर इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है। उसके बाद में इसके लिए जो दोमट मिट्टी होती है, अगर ज्वालामुखी से निकली दोमट मिट्टी है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बाकी इसके लिए जो सैंडी ये लोमी सॉइल होती है, दोमट मिट्टी, वो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। कल्टीवेशन जो है इसका बीज के द्वारा होता है। बीज को पहले छोटी छोटी क्यारियों में लगा दिया जाता है, फिर जैसे ही सीडलिंग होने लगती है, नवोद्भिद आने लगते हैं तो उनको हटाकर फिर उचित स्थान पे या जहाँ पे भी उनको प्लांटेशन करना है या उनको इनोकुलेट करना है, रोपण करना है, वो होता है। इनके जो वृक्ष होते हैं, एवरग्रीन वृक्ष जो होते हैं वो 8 से 10 वर्ष की जब आयु हो जाती है तब उसमें फ्लोवरिंग स्टार्ट होती है। और फ्लोवरिंग के लिए हमें पता है कि जो बर्ड्स होती है फ्लावर की उसको कलेक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा पुराना ट्री होगा उसमें फ्लावर बर्ड ज़्यादा आएगी, उतनी वो यूज़फुल फ्लावर बर्ड होगी, उसमें स्मेल और वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बंद पुष्प कलिका जब हल्के लाल रंग की होती है तब इसको हाथों से ही चुनकर अलग कर दिया जाता है, फिर धूप में इनको सुखा दिया जाता है। इसके अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल होता है, मतलब जो लौंग है, उसको अगर दूर से अगर आप बंद आंखों से भी आपको कोई सूंघा देता है तो आपको पता चल जाता है कि ये लौंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही सुगंधित तेल होता है और उसका जो मेन घटक है यूजिनॉल होता है। तो यूजिनॉल जो है वो इसके अंदर 70 to 90% रहता है, और यूजिनॉल की वजह से इसके अंदर एक तेज खुशबू आती है। और उसके अलावा यूजिनॉल एसीटेट भी इसके अंदर पाया जाता है। 60% इसके अंदर जैसे सिनेमिक एल्डिहाइड है वो सब, और कैरियोफेनिलिन है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इन सब की वजह से ही इसमें एक बहुत ही अच्छी सी और तेज़ खुशबू आती है। लौंग जो है वो एंटीबैक्टीरियल, उसका बहुत ही यूटिलाइजेशन है। यूज़ इसका मसाला जैसे दालचीनी की तरह मसालों में ही होता है। कई बार उल्टी और नोजिया टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो लौंग को चबाने से हमें उसमें हेल्प मिलती है। दांतों में दर्द होता है कई बार, तो जैसे अगर कोई कीड़ा लग गया है दांत में या फिर कैविटी हो गई है काले कलर की, तो उसमें जब लौंग का तेल डालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। लौंग के तेल से कई सारी मेडिसिन्स बनती है, और इसको हम क्लियरिंग एजेंट और माउंटिंग मीडियम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं कई सारे प्रैक्टिकल्स में, और कई सारे साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि क्लियरिंग एजेंट की तरह काम करता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी लौंग काम आता है। तो इस तरह से जो लौंग है उसका एक मल्टीपल यूज़ है।
और बाकी ये स्वाद के लिए बढ़ाते हैं, चाय में सब डाल के पीते हुए। गर्म प्रकृति का होता है, तो सर्दियों में बिना लौंग की चाय या बिना अदरक की चाय कोई पीना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल स्पाइसेस है। हम जितने भी स्पाइसेस पढ़ रहे हैं उसका हमारे किचन के अलावा मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मेडिसिनल यूज़ ही इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी बढ़ा देता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूमिन, जीरा, जो हर किचन में मिलेगा, इंडियन किचन में स्पेशली, क्योंकि जो ये हमारे जो सब्जी की स्टार्टिंग होती है, तड़का जो है वो बिना जीरे के तड़के की कोई भी सब्जी अधूरी मानी जाती है। तो जीरा जो है इसका बॉटनिकल जो नेम है वो क्यूनिमम साइमिनम है। और जीरा जो है उसकी जो फैमिली होती है अम्बेलिफेरी है। अम्बेलिफेरी उसके बाद में इसका जो देशी नाम है वो जीरा ही होता है। और उसके अंदर जो यूज़फुल पार्ट है, इसका फल जो होता है क्रीमोकार्प टाइप का, वो होता है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका मध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो इसका मूल निवासी माना जाता है। वहीं से ये फिर ईरान, भारत में और चाइना में, साउथ रूस में और सब जापान, तुर्की में फैला। विश्व में जीरा जो है उसका सबसे बड़ा जो निर्यातक है वो ईरान है, लेकिन मोस्ट क्यूमिन प्रोड्यूसिंग कंट्री वो इंडिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा ज़्यादा निर्यात करे वही उसका मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कई बार बच्चे क्या, जब क्वेश्चन आता है कि जीरे का जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीरा कहाँ होता है, तो उसको ईरान कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा निर्यात ईरान में होता है। निर्यात सबसे ज़्यादा ईरान के द्वारा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूमिन जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो इंडिया है। तो इंडिया में यूटिलाइज भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा निर्यात नहीं किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें मोस्ट क्यूमिन प्रोड्यूसिंग स्टेट की, तो वो राजस्थान और गुजरात है। फिर बॉटनिकल कैरेक्टर पे आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल छोटा सा स्मॉल हर्बल प्लांट होता है। लगभग 25 to 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। लीव्स जो होती है वो अल्टरनेट होती है, रीडिवाइज्ड होती है। और इस आप सबको पता होगा कि अम्बेलिफेरी जो फैमिली है उसका जो पुष्पक्रम है, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कंपाउंड अम्बेल होता है, कि स्पेसिफिक टाइप का होता है, जो छतरी टाइप का हमको लगता है, अम्ब्रेला टाइप। और सारी जो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जैसे ये पीछे एक डायग्राम गया था, इसमें आप देख सकते हैं इजीली, ये देखिए। तो मतलब सब की सब जो शाखाएं होती है वो एक ही पॉइंट से निकल रही है, ये सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी होती है। कभी आपको खेतों में देखने का मौका मिले, सौंफ है या फिर जीरा है, तो आप देखेंगे इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसका जो पेनिकल है वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सारी की सारी टिप पे एक ही पॉइंट से निकलता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड अम्बेल टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसका जो फ्रूट होता है वो साइजोकार्प का होता है, फिर 2 भागों में मेरिकार्प के द्वारा विभाजित हो जाता है या विदलित हो जाता है। और दोनों ही मेरिकार्प जो है वो कार्पोफोर से जुड़े हुए रहते हैं, वो भी इसमें दिखा देते हैं आपको डायग्राम में। ये देखिए, ये जो आपको इसके अंदर फ्रूट दिख रहा है, तो ये 2 मेरिकार्प के अंदर डिवाइड हो जाता है, और दोनों ही ये जो है कार्पोफोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये क्यूमिन जो है इसका इम्पोर्टेंट एक फ्रूट टाइप होता है। और क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन जो है, तो इसके लिए जो रेतीली दोमट मिट्टी है वो बहुत अच्छी रहती है। और इसके लिए सर्दियों में जैसे ये लगभग अक्टूबर नवंबर के बीच में उगाया जाता है, और बीजों को खेतों में इसके छिटक दिया जाता है। 90 to 120 डेज़ में इसकी फसल जो है पक के तैयार हो जाती है। इसके अंदर जो स्पेसिफिक खुशबू जो होती है वो जो है इसके अंदर जो एक स्पेसिफिक खुशबू जो है वो रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है उसके द्वारा इसके अंदर जो खुशबू जो होती है स्पेशली वो क्यूमिन हेल्डिहाइड एक टाइप का वॉलेटाइल ऑयल होता है, उसकी वजह से इसके अंदर विशेष गंध और तीखा सा, जैसे आप कभी जीरो को चबाओगे तो एकदम तीखा आपकी जो टेस्ट बर्ड पे एक तीखा सा स्वाद आएगा, तो वो क्यूमिन हेल्डिहाइड की वजह से होता है। यूजेस जो है मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी सब्जी जीरे के बिना अधूरी है। तो छौंक लगाने में, फिर दही छाछ जीरे में, सब इसको एक आयुर्वेदिक रूप से लेते हैं। भुना हुआ जीरा जो है वो डाइजेस्टिव इश्यू को दूर करने में हेल्प करता है, डायरिया दूर करने में हेल्प करता है। और कई बार लैक्टेशन में, यानी कि जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं नवजात शिशुओं की, उनमें जीरा डाल के उनको पिलाया जाता है, तो उससे जो लैक्टेशन है, दूध जो है उसके अंदर बढ़ जाता है। इवन कई सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, ऐसे पाउडर्स आते हैं जिसके अंदर जीरे का एकदम पिसा हुआ पाउडर मिलता है, उसको पीने से, इसका सेवन से उन माताओं में दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है, बहुत ही यूज़फुल है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और मेडिसिनल यूज़ इसका ज़्यादा है। और इत्र बनाने में भी काम आता है क्योंकि इसके अंदर सुगंधित तेल होता है। तो इस तरह से ये सारे स्पाइसेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में। तो आपको एक एक स्पाइस का बॉटनिकल नेम, उसका देसी नाम, कुल उसकी उपयोगी पार्ट, फिर उसके ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे कई पूछे तो अब एकदम जैसे मैंने कैसे नोट्स बनाए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो आप इस तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो, और मेरे हिसाब से तो आप एक टेबल बना दें और उसमें अलग अलग स्पाइस का नाम लिख दें, तो इससे आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। थैंक यू सो
सो मच, और होपफुली ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।